गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ये परिचय है हमारा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो प्री के क्वेश्चंस पूछे 2023 में ना, सीजीएल के एग्ज़ाम में या फिर दूसरे एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स को हमने एक साथ यहाँ पे क्लब किया है और उसको एक साथ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 25 रहेंगे और हमारा टारगेट रहेगा कि मैथ्स के ये 25 क्वेश्चन हम लोग 12 साढ़े 12 मिनट तक उड़ा दें। ठीक है, तो बहुत फास्ट अप्रोच चाहिए उसका, एकदम कोर कॉन्सेप्ट सही होगा तभी कम टाइम में क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो दो चीज़ दिमाग में रखना है जब शुरू में हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, पहला चीज़ कि इसे करना है कि स्किप करना है। ठीक है, स्किप करना ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चन करने से। ठीक है, क्या बताया? स्किप करना क्वेश्चंस को ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चन करने से। जब एक्चुअल एग्जाम में बैठे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन को हम लोग ओरली कर सकते हैं, एक लाइन में लिख के कर सकते हैं, और किस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। ये प्रैक्टिस के साथ आता है। अब जैसे ही तुमको पता है कि ये ओरली कर सकता हूँ या फिर जस्ट थोड़ा सा मैं लिखूँ तो हो जाएगा, तो उसको करना है। और जो नया टाइप है, जो तुमको थोड़ा सा भी डाउट है, उसको उस समय नहीं करना है, उसको संग संग स्किप करना है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पेपर को हमको 1 घंटे का पेपर होता है, उसको हमें 30 मिनट में एंड तक पहुंचना है। तो सोचो कितने क्वेश्चन स्किप करने हैं। ठीक है, हाँ, शुरू में तो तुमको आधे क्वेश्चन ही ऐसे स्किप करने चाहिए। फिर तुम क्या किए, आधे घंटे में तुमने पूरा पेपर देख लिया, जो जो ओरली हो सकते थे सब तुमने कर लिया। कुछ क्वेश्चन जो तुमको थोड़े से लगता है, थोड़ा सा जिसमें डाउट भी हो, उसको तुमने स्किप किया है, तो वो आखिरी 30 मिनट में उसको हमें अटेम्प्ट करना है। इससे क्या होगा कि कभी भी तुम्हारे वो इजी मार्क्स जो सबको मिलने वाले हैं वो तुम्हारे से दूर नहीं जाने वाले। बात समझ में आए? तो अब हम लोग अपना जो अभी तक का लर्निंग है उसको अप्लाई करके देखेंगे कि हम लोग कैसे क्वेश्चंस को सेकंड्स में कर सकते हैं, विदाउट पेन एंड पेपर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये है फर्स्ट शिफ्ट का, ये सीजीएल का फर्स्ट शिफ्ट का। नीचे जाओगे, पहले ऊपर में रीजनिंग के क्वेश्चन है, उसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चन है, उसके बाद ही मैथ्स के क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इसमें सॉल्यूशन बताया है बट हम लोग इसका आंसर निकालेंगे कि कैसे आ रहा है ये। ठीक है, यह है पहला क्वेश्चन। ठीक है, आंसर दिया हुआ है, इसमें कुछ नहीं है। 90 A इज 95% ऑफ B है ना, तो A बाई बी जो तुमको इंपॉर्टेंट लगे लिखना है उसको ही लिखना है। तो हम लोग बोल सकते हैं B अगर इधर आ जाएगा तो उधर क्या बच जाएगा, 95% बचेगा। तो 95 मतलब क्या होता है, 95% मतलब पर सेंट है ना, ये चीज़ हम जानते हैं। तो ये 5 से कटेगा तो नीचे में आएगा 20, ऊपर में आएगा 19। ठीक है, देन व्हाट परसेंट ऑफ A इज B। अब देखो, पहले ऑफ B बताया तो मतलब B नीचे जाएगा, क्योंकि B के साथ कंपैरिजन होगा। हमेशा ऑफ समथिंग अगर बोलेगा मतलब वो कंपैरिजन उसके साथ हो रहा है, तो वो हमेशा नीचे जाएगा जिसके साथ कंपैरिजन हो रहा है, क्योंकि वो ओल्ड वैल्यू है। और जो ऊपर है नया वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू है, जो जिसका कंपैरिजन होने वाला है दूसरे के साथ, वो ऊपर रहता है। तो बस इसमें पूछा है कि व्हाट परसेंट ऑफ A इज B ऑफ A, मतलब इस बार A नीचे जाएगा और B ऊपर जाएगा। तो B ऊपर क्या जाएगा 20, A है क्या 19। तो ये परसेंटेज में क्या होता है, तो हमें पता है कि 19/19 क्या होगा 100%, कट जाएगा 19/19। एक्स्ट्रा क्या है 1/19, इसको मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे 19/19 प्लस 1/19। ये बात लिखा जा सकता है कि नहीं? 19/19 क्या होता है 1, मतलब 100%, और एक्स्ट्रा क्या है 1/9, सॉरी 1/19। तो 1/19 कितना होता है परसेंटेज के टर्म्स में? ऑप्शन देख के क्या लग रहा है, परसेंटेज के सम टर्म में 1/19 क्या होता है? 1/20 कितना होता है 5%। 100 रुपये को 20 हिस्सों में काटोगे तो कितना होता है 5%। तो 100 रुपये को 19 हिस्सों में काटोगे तो 5% से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, यही एक ऑप्शन बच जाता है। ये 5% से कम है, 5% से बहुत ज़्यादा है, ये 8% के पास चला गया, ये भी 5% से बहुत ज़्यादा है। बात समझ में आया? तो ये हो गया आंसर। या फिर 1/19 तुमको याद होना चाहिए, 5 1/19 होता है। 19 5 ज़ा 95, 95 प्लस 5
100, 100/19, ये क्या है? परसेंट। 100/19%। इस परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/100 होता है। 100 कट गया तो हो गया ना 1/19। बात समझ में आया? तो ये बस देख के आंसर करने वाला था। नेक्स्ट में चलते हैं। देखो, जो तुमको लगे कि तुमने ये वाला पार्ट पहले से किया नहीं था, उसको तुम्हें लिखते चलना है, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो भी तुमको ऐसा हल्का सा भी लगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क प्राइस ऑफ ए मस्टर्ड ऑयल 25% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो जैसा जैसा बात बोलेगा वैसा वैसा बात हम लोग लिखते चलेंगे। कॉस्ट प्राइस को हमेशा हम लोग नीचे लिखते हैं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ही बेस होता है। कॉस्ट प्राइस के साथ ही पूरा कंपैरिजन होता है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस में से सीखोगे तो ये सीखोगे कि पूरा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही है। उसका नाम बदल के प्रॉफिट एंड लॉस की जगह हमें कॉस्ट प्राइस रखना चाहिए था, क्योंकि सब कुछ रिलेट होता है कॉस्ट प्राइस से, ठीक है? डिस्काउंट को छोड़ के। तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही हम लोग सेलिंग प्राइस रखते हैं, है ना? और कॉस्ट प्राइस के टर्म्स में ही हम लोग मार्क प्राइस रखते हैं। ये सब पता है ना कि 100 रुपये का चीज़ है, तुमने उस पर लिख दिया 200 रुपये, तो वो क्या? मार्क प्राइस हो गया। लेकिन 100 रुपये का चीज़ तुमने खरीदा है और उसको तुमने डिस्काउंट या फिर कुछ भी करके तुम 150 में बेच रहे हो, तो वो क्या? सेलिंग प्राइस है। बट उस पर लिखा था क्या? 200 रुपये। तो जनरली क्या होता है, प्रॉफिट में हम लोग चीज़ों को बेचते हैं, तो सीपी का से जस्ट थोड़ा ऊपर सेलिंग प्राइस होता है, और सेलिंग प्राइस से भी ऊपर जनरली क्या होता है? मार्क प्राइस होता है। ये प्रॉफिट के टर्म्स में ऐसा रहता है। तो ऐसे हम लोग डायग्राम भी ऐसा ही बनाते हैं, नीचे सीपी फिर एसपी फिर एमपी, ये प्रॉफिट के लिए, ठीक है? लॉस वाला हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में बोला एमपी कितना है मार्क प्राइस ऑफ मस्टर्ड ऑयल, मतलब सरसों का तेल, मस्टर्ड मतलब होता है, इस 25% मोर देन इज कॉस्ट प्राइस। तो ये 100 है, तो ये कितना होगा? 125। सिंपल है। इसको एट व्हाट परसेंटेज लेस देन द मार्क प्राइस शुड इट बी सोल्ड, शुड इट बी सोल्ड टू हैव नो प्रॉफिट नो लॉस। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर नो प्रॉफिट नो लॉस? 100। तो तुमने कुछ डिस्काउंट दिया होगा। मैंने बोला सब कुछ प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट प्राइस पे होता है, कॉस्ट प्राइस के रिलेशन में ही होता है। 5% प्रॉफिट मतलब तुमने 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस तुमने मिल गया तुमको प्रॉफिट के तौर पे। तुमको 10% लॉस हुआ है, मतलब 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस तुम्हारा लॉस हो गया, ठीक है? सब कुछ कॉस्ट प्राइस के टर्म्स में देखते हैं। मार्क प्राइस भी क्या है? कुछ परसेंट बड़ा है कॉस्ट प्राइस का। सेलिंग प्राइस भी क्या है? कुछ परसेंट बड़ा है कॉस्ट प्राइस का। सब कॉस्ट प्राइस के टर्म्स में सोचते हैं। तो हमें क्या, सिर्फ एक ही चीज़ कॉस्ट प्राइस के टर्म्स में नहीं सोचते हैं, वो क्या है? डिस्काउंट। क्योंकि डिस्काउंट किस पे मिलता है? जो दाम लिखा रहता है उस पर, वो तो कॉस्ट प्राइस नहीं होगा उसका, है ना? तो डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ मार्क प्राइस पे मिलता है। तो डिस्काउंट कितने का पड़ा है? 25 रुपये का डिस्काउंट दिया है। 125 का लिख के उसमें 25 का डिस्काउंट दिया तो 100 पे बिक गया। तो बस डिस्काउंट किस पे मिला है ये बात याद रखना है। तो डिस्काउंट है 25 रुपये का, किस पे मिला है? मार्क प्राइस पे, 125 पे। तो कट के हो जाएगा 1/5। 1/5 मतलब कितना होता है? कितना परसेंट? 20%, ठीक है? आंसर सही है। 1/5 20 क्यों होता है? अगर माँ बाप के 5 बच्चे हैं तो सबको कितना परसेंट प्रॉपर्टी मिलेगा हर एक बच्चे को? तो 1/5 है ना, 20% मिलेगा। या फिर सोचो कि 100 इंटू 100% जब भी करोगे किसी भी फ्रैक्शन को, तो तुमको परसेंटेज पता चल जाता है ना? 5 और 100% मतलब समझ में आया ना? 100/100 मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 5 और ये कटेगा तो हो गया 20%। सिंपल है, नया कुछ है नहीं। ये भी सेकंड का ही सवाल था। तीसरा, टाइम एंड वर्क अगर किया है तो ये देखो, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज लिखते चलते हैं। ए करेगा 25 दिन में, बी करेगा 30 दिन में। दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट बेसिस स्टार्टिंग विथ ए पहले काम शुरू करेगा। बोथ ए एंड बी फॉलो द पैटर्न फॉर 5 डेज। ऐसा वो करते रहते कितने दिन? एक दिन ये काम किया, एक दिन ये काम किया, एक दिन ये, एक दिन ये। कितने दिन चला? 5 डेज।
इसमें ए कितनी बार काम किया होगा, बी 2 बार, है ना, ए 3 बार, बी 2 बार किया होगा. एंड देन ए लीव्स द वर्क. इन हाउ मेनी डेज विल बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क. रिमेनिंग काम को कितने दिन में बी खत्म करेगा. ठीक है, बहुत तरीके से कर सकते हो इसको. सबसे सिंपल मुझे दिख रहा है कि ए कितने दिन काम किया, 3 दिन काम किया, 5 दिन में से 3 दिन काम किया, उसका काम हटा दो, बाकी काम अकेले बी ने किया होगा, उसको बी के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो बचा हुए काम को, पता चल जाएगा बी टोटल कितने दिन काम किया, उसमें से 2 दिन माइनस कर दो क्योंकि वो ए के साथ काम किया था वो 5 दिन में, तो आंसर मिल जाएगा. एलसीएम कितना आएगा, कितना 35 जा. इसके पास 2 5 है, 2 प्राइम नंबर्स है ना फैक्टर्स के तौर पे. 5 इंटू 5, इसके पास एक 5 होगा, 6 इंटू 5 दिख रहा है, एक 5 है और एक 5 की इसको ज़रूरत है, तो हो गया इंटू 5 करेंगे तो 150. ये 150 इसके भी टेबल में आता है, कितनी बार में, 6 बार में, यहाँ पे 5 बार में. इनका एफिशिएंसीज पता चल गया. ये 3 दिन तक काम किया तो 18 यूनिट काम हो गया. बचा हुआ काम कितना था, 150 से 18 माइनस कर देंगे, हो जाएगा 132. इसको किसने किया है, सिर्फ और सिर्फ बी ने किया है. फ्रैक्शन में है क्या आंसर, ठीक है. 5 इसका एफिशिएंसी है ना 5, 132 यूनिट काम अकेले बी ने किया है. इसमें 2 दिन वो काम हमको हटाना है ना, जो शुरू में उसने 5 दिन काम हुआ है उसमें 2 दिन बी का काम था, 3 दिन ए का काम था. 3 दिन ए का काम तो हटा दिया, 2 दिन बी का काम हटाना है ना, तो वो दिन ही हटा देंगे हम लोग. इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 32 6 2/5. इसमें से क्या करना पड़ेगा, -2 डेज करना पड़ेगा क्योंकि इतने दिन बी रिमेनिंग काम को करता है. ठीक है, तो 26 2/5 में से 2 माइनस करेंगे, बचेगा 24 2/5. ठीक है, सिंपल है. टाइम एंड वर्क किया है ना तुमने, उसका हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं. ये स्पीड टाइम डिस्टेंस तुम लोगों ने नहीं किया है तो अभी नहीं कराऊंगा. ये देखो फिर से आया, ये तो पूरा मैंने कराया है ऐसा वाला. देखो इसका प्रीवियस जो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आया था ये भी वो भी क्लास में कराया था. और ये देखो कितना क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में, उसका कोई सीमा नहीं है. ठीक है, 90% क्वेश्चन एकदम हूबहू रिपीट होता है, बस वैल्यू इधर उधर ट्विक करते हैं. इसका आंसर 8 मैन है, एक काम को करते हैं 45 डेज में. 8 मैन है, करेक्ट. 48 वुमेन है, इस काम को करते हैं सेम वर्क इन 18 डेज. इन हाउ मेनी डेज विल 5 मैन 8 वुमेन टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क. तो हमें पता है सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, मैन और वुमेन का एफिशिएंसी निकालते हैं. टाइम एंड वर्क चैप्टर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के बारे में है, वो है एफिशिएंसी. तो इसको सिंप्लीफाई करें अगर रेशियो को 9 से कट करें 5 बार, 2 बार, 8 8 कट गया. रेशियो क्या हो गया, मैन यहाँ पे है, वुमेन को इसके नीचे लाया जाता है वुमेन, तो इधर मैन का एफिशिएंसी 2 और ये 5 नीचे जाएगा. तो यहाँ पे मैन का एफिशिएंसी 2 है, वुमेन का एफिशिएंसी 5 है. कौन ज़्यादा एफिशिएंट है, वुमेन यहाँ पे एफिशिएंट है ज़्यादा. तो अब हम लोग टोटल वर्क अगर निकालना हो तो इसमें अगर 2 पुट करेंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा क्योंकि मैन यहाँ पे दिया हुआ है. या फिर अगर इसको यूज़ करके टोटल वर्क निकालना है तो वुमेन का वैल्यू यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो सेम वैल्यू निकलना चाहिए क्योंकि बोथ आर इक्वल. बात समझ में आया. तो हम लोग इसको ही पुट करते हैं इसमें. तो 8 2 ज़ा 16, 16 इंटू 45, ये क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया, है ना. ये भी टोटल वर्क ही है, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, इसीलिए दोनों को हम लोग इक्वल कर पाए थे. अब हमारा टोटल वर्क आ गया. अब इसको करवाना किससे है काम, टोटल वर्क को 5 मैन और 8 वुमेन से. हर एक मैन का एफिशिएंसी क्या है 2 और हर एक वुमेन का एफिशिएंसी क्या है 5. तो 5 2 ज़ा 10 प्लस 8 इंटू 5 40,
मतलब कंबाइंड एफिशिएंसी इन पूरे ग्रुप का क्या हो गया, 10 + 40 50। तो बस ये टोटल वर्क है, इसको हमें 50 से डिवाइड करना था। कट करें, ये दिख रहा है 9 बार, ये 10 बार, और किससे काटूं, 9 है। 16 9 जा कितना होता है, 1 कितना 144, 144 बाई 10, अच्छा फ्रैक्शन में है, ऐसे ही दिख रहा है। 144/10 भी तुमको दिख ही रहा होगा। कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, 14.4 आ रहा है ना, तो एक ही ऑप्शन है 14 को लेके, है ना, कुछ है भी नहीं, सिंपल क्वेश्चन था, ये भी टाइप हमने किया था। ठीक है, जिसको ये लिखना है लिख सकता है, टाइम एंड वर्क जिसका हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ इसको करो, वो लिखना था, हाँ लिखो उसको फिर। एक मिनट, इसको मैं क्या कर रहा था, स्क्रीनशॉट ले रहा था। ये कैसे होगा, ये वाला करना, लिखो इसको, जिसका टाइम एंड वर्क हुआ है उससे ये फटाफट होना चाहिए था। इसमें थोड़ा पेन एंड पेपर चाहिए। इसका प्रीवियस 3 क्वेश्चंस, ये 4 क्वेश्चंस थे, इसमें पेन पेपर का जरूरत नहीं था। ठीक है, हाँ ये पार्ट तुमको लिखना पड़ता, 18 को लिखना पड़ता। ठीक है, एक ही लाइन अगर लिख रहे हो तो ठीक है। इसमें तो हम लोग मेंटली इमेजिन कर सकते हैं, ये वाला पार्ट पहला और दूसरा वैसा ही दिया हुआ था कि देख के ही आंसर मार सकते हैं। इसमें ये वाला पार्ट लिखते, फिर उसके बाद ये वाला पार्ट लिखते। ये इसमें अच्छा से लिखना पड़ता, क्योंकि इसमें एरर होने का चांस रहता है। ठीक है, तो अगर इसको कर रहे हो तो इसको थोड़ा सा लिख लेना, क्योंकि बाई मिस्टेक गलत आंसर टिक नहीं होना चाहिए। फटाफट करो। फटाफट लिख दो पहले। क्या बोल रहा, क्वेश्चन लिख ले। देखो, अगर तुमने पूरा पढ़ा भी नहीं है तो तुमको ये चीज़ पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और अप्रोच जो हम लोग तुम लोग को सिखा रहे हैं ना, वो सही है कि नहीं। ठीक है, हम लोग एक्चुअल के क्वेश्चंस जो है उसको हम लोग कम टाइम में देख के कर पा रहे हैं, या क्या मिनिमम स्टेप्स में कर पा रहे हैं क्या, वो तुमको पता चलेगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं रहता है, पहले एफिशिएंसी खोजना रहता है। एफिशिएंसी खोज लिए, टोटल वर्क मिल जाएगा एफिशिएंसी को डाल के। एफिशिएंसी खोज लिए तो इस पूरे ग्रुप का टोटल एफिशिएंसी मिल जाएगा, है ना, इनके एफिशिएंसी डाल के। और फिर टोटल वर्क से इनके इस ग्रुप के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो तो तुमको टाइम मिल जाएगा, है ना, ये टाइम है। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंपल है, बस इसको करने का अप्रोच पता होना चाहिए। अरे यार,
कैसे करें? पहली बात तो है, देख के तुमको डर अगर लगेगा, ये पावर को देख के लगेगा, है ना? कितना बड़ा मल्टीप्लिकेशन तो कर नहीं सकते हम, तुमको करना भी नहीं है, क्योंकि करने जाओगे तो जीवन उसी में ही चला जाएगा। ठीक है, तो तुमको क्या करना है कि कुछ ना कुछ इसमें शॉर्टकट होना चाहिए, वो पता होना चाहिए तुमको। ठीक है, वो क्या है? पावर हाई है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर को ऐड सब्ट्रैक्ट करते थे, मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे। किसमें? सॉर्ट्स एंड इंडिसेस में, स्कूल में अगर याद हो तो, मैंने भी नंबर सिस्टम के क्लास में कराया था। लेकिन सॉर्ट्स एंड इंडिसेस कब अप्लाई करते थे? जब नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ पे बेस आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसको करने के लिए हम लोग सॉर्ट्स एंड इंडिसेस नहीं लगा सकते। ठीक है, भले ही तुमको देख के फर्स्ट इंस्टिंक्ट आएगा कि पावर ऐड वाइड कर सकते हैं क्या, कॉमन लेंगे, सही बताया। तो इसमें कुछ भी सॉर्ट्स एंड इंडिसेस नहीं लगेगा, इसमें केवल जुगाड़ लगेगा कि सब में से क्या कॉमन ले सकते हो। सबसे बड़ा चीज क्या? 6 टू द पावर 25, क्योंकि 6 टू द पावर 25 यहाँ से अगर ले लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ 1। यहाँ पे प्लस साइन देना पड़ेगा, फिर यहाँ पे कितना बचेगा? 6 टू द पावर 26 मतलब क्या हुआ? 6 6 6 ऐसे मल्टीप्लाई होते जा रहा है 26 बार, उसमें से 25 बार तुमने 25 बार तुमने 6 ले लिया, तो बच गया क्या? एक 6 बचा होगा यहाँ पे, है ना? 6 टू द पावर 1 या फिर लिखो 6, एक ही बात है। यहाँ से भी 6 टू द पावर 25 तुमने ले लोगे, कितना बचा रहेगा? 6 का स्क्वायर, या फिर 36 लिख दूँ मैं। यहाँ पे भी 6 टू द पावर 25 ले लोगे तो बचा रहेगा 6 टू द पावर 3, उसको हम लोग बोलते हैं 216। ठीक है, 6 का क्यूब याद होना चाहिए, 216 होता है। अब बस इन सब को ऐड करना है, कितना होता है? 7 प्लस ये 42 इसमें ऐड कर देंगे तो हो गया हमारा 258। 6 टू द पावर 25 इंटू 258, क्या बोल रहे हो? 42 43 होता है ना यार, 43 ऐड होगा, ये 9 होगा, आ गया ना? 259, हाँ ठीक है। तो ये पूरे चीज़ कितने टर्म्स थे? 4 टर्म्स थे, 1 2 3 4, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया किस में? सिंगल टर्म में। सिंगल टर्म क्यों? क्योंकि और कोई प्लस माइनस नहीं है बीच में, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है, मतलब सिंगल टर्म है। ठीक है, तो ये नंबर ऐसा हो गया। क्वेश्चन में बोला कि ये चीज़ किससे डिविजिबल होगा, तो उसको डिविजिबल किससे होगा, उसके लिए उसका हम लोग फैक्टर फॉर्म में लेके जाएंगे। यही है फैक्टर फॉर्म। फैक्टर फॉर्म में क्या होता है? प्लस माइनस नहीं होता, सिर्फ इनटू डिवाइड अगर दिख रहा है तो वही होता है फैक्टर फॉर्म। ठीक है, तो ये हो गया वो फॉर्म। तो इसको कौन डिवाइड कर सकता है? 6 डिवाइड कर सकता है, 6 का स्क्वायर डिवाइड कर सकता है, 6 का क्यूब इसको डिवाइड कर सकता है, 6 टू द पावर 25 इसको डिवाइड कर सकता है, और क्या कर सकता है? इसको 259 भी डिवाइड कर सकता है। तो कोई भी एक, वो सब ऑप्शन में नहीं थे, 6 का कोई भी पावर ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 259 ऑप्शन में था, इसलिए हमने 259 को मार दिया। समझ में आया कैसे हुआ? तो तुम अगर पेन पेपर उठाओगे तो क्या लिखोगे? सिर्फ इस बात को लिखोगे, ये वाली बात, क्योंकि तुमको पता है ये तो कॉमन होने वाला है, ये ऑप्शन में भी नहीं दिया है कोई भी 6 का है वैसा। तो पेन पेपर उठा के पहली बार ये लिखोगे, ऐड करके जो आएगा टिक करोगे, निकल जाओगे। समझ में आया? आगे बढ़े, सिंपल क्वेश्चन था। 7 है ये डेटा वाला, इसको हम लोग DI भी बोलते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन। इसमें क्या होता है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। जो नॉर्मल एरिथमेटिक तुमने सीखा है ना, नॉर्मल एरिथमेटिक के जितने चैप्टर्स, उसका ही बस एप्लीकेशन है यहाँ पे, और कुछ नहीं। रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, वो सब का ही यहाँ पे यूज़ करना होता है। बट एक बात को ध्यान देना कि रेशियो वाला जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना कॉन्सेप्ट्स, तो उसमें शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो यूज़ करके अगर फटाफट हो रहा है तो अप्रोच अगर तुम्हारा सही है तो फटाफट कर पाओगे। ठीक है, अदरवाइज कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव भी होते हैं। ठीक है, प्री में तो ऐसा कुछ देगा नहीं। ठीक है, 1 डे एग्जाम्स में सिंपल रहता है,
बैंक में थोड़ा सा अच्छा होता है बस। तो देखो पढ़ते हैं, पहले तो तुम ये सब पढ़ोगे लेकिन बाद में ये फर्स्ट लाइन स्किप करते हैं जनरली, क्योंकि वही बात है, टेबल पढ़ो, क्वेश्चन को आंसर करो, ये लाइन लिखा रहता है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि डेटा यहाँ पे किस चीज़ का बताया है। अगर यहाँ पे डेटा तुमने सही से नहीं पढ़ा, लाइन सही से नहीं पढ़ा, तो तुम खुद का दिमाग यहाँ पे लगा के डेटा मत निकालने लगना, ठीक है, क्योंकि जनरली ये मिस्टेक बच्चे करते हैं कि यहाँ पे ठीक से चीज़ों को नहीं पढ़ा, खुद का इंटरप्रिटेशन वो लोग ले लेते हैं। तो पढ़ना अच्छा से ज़रूरी है। क्लासिफिकेशन ऑफ 100 स्टूडेंट बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन बाय देम इन हिस्ट्री ज्योग्राफी इन एन एग्जामिनेशन। हिस्ट्री और ज्योग्राफी का एग्ज़ाम होता है और बच्चों को कितना मिलने वाला है, 100 बच्चे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 100 बच्चे हैं, इस बात को हम लोग दिमाग में रखेंगे, ठीक है। मार्क्स आउट ऑफ 50 और टोटल मार्क्स क्या है, 50 है। 40 एंड अबव किसको मिला है, 30 एंड अबव, 20 एंड अबव, 10 एंड अबव, 0 एंड अबव, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, जब भी इस तरह का अबव वाला डेटा देना तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 0 एंड अबव है तो इसमें 40 एंड अबव वाले मार्क्स भी आ जाएंगे। 50 का पेपर है, जिससे 40 से ज़्यादा मिला है वो 9 बच्चे मान लो हिस्ट्री में, तो 30 से जो ज़्यादा मिला है वो 32 बच्चे हैं। इस 32 बच्चों में 9 बच्चे इंक्लूडेड हैं कि नहीं है, बस यही एक पॉइंट पकड़ना है। ये 32 बच्चों में ये 9 बच्चे इंक्लूडेड है, क्यों, क्योंकि 30 से ज़्यादा मार्क्स आने वाले बच्चे और 40 से ज़्यादा मार्क्स आने वाले बच्चे आपस में रिलेटेड है। 40 से ज़्यादा जो मार्क्स लेके आए वो 30 से ज़्यादा भी मार्क्स लेके आए, है ना, बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसलिए इस डेटा में ये और ये इंक्लूडेड है, ठीक है। अच्छा, इस डेटा से तुम ये बताओ कि 20 से 30 मार्क्स के बीच में लाने वाले बच्चे कितने हैं? बीस से 30 मार्क्स, बीस से ज़्यादा और 30 से कम कितने बच्चे हैं जो लेके आए? नहीं, ये तो 20 से ज़्यादा 80 लेके आए हैं। मैं बोल रहा हूँ 20 से ज़्यादा लेकिन 30 से कम, कितना माइनस करें? 32 और 9 दोनों माइनस कर दें? सिर्फ 32 माइनस करना पड़ेगा इसमें से। ये 9 क्या इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसीलिए दोनों नहीं माइनस करेंगे इसमें से। बात समझ में आया ना? हाँ, क्या बोल रहा? हाँ, 32 में 9 इंक्लूडेड है और इस 80 में 32 इंक्लूडेड है, तो ऑब्वियसली 32 में वो इंक्लूडेड है तो ये 9 भी इसमें इंक्लूडेड है, तो दोबारा अगर इंक्लूड करने जाओगे तो डबल हो जाएगा, है ना। सेम 92 में क्या 80 इंक्लूडेड है, 80 में 32 इंक्लूडेड था, 32 में 9 इंक्लूडेड था। ऐसे करके डेटा को समझना ज़रूरी है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बस इतना ही था पकड़ने को। उसके बाद ज्योग्राफी का बताया, एवरेज मार्क्स बताया, ये है एवरेज कितना है, ये है 94 आउट ऑफ 7 एवरेज मार्क्स लेके आए 40 एंड अबव, 7 बच्चे 27 ये से करके है, ठीक है। बेस्ड ऑन द टेबल व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट, थोड़ा फट गया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग लेस देन 20% मार्क्स इन एग्रीगेट। लेस देन 20% मार्क्स कितनों ने स्कोर किया? देखो, लेस देन 20%, ठीक है, ये क्या है 0 एंड अबव, इसमें तो सारे बच्चे आ जाते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन 10 एंड अबव वो मैटर करता है। 20 एंड अबव का मतलब 20 से ऊपर, ठीक है, 20 भी और हाँ 20 एंड 20 के अबव और 10 एंड इसके अबव। तो 10 से नीचे कितने मार्क्स वाले हैं बताओ तो? 10 से नीचे कितने मार्क्स, कितने को मार्क्स मिला है? नहीं,
सोच के देखो कौन से सब्जेक्ट का बता रहा है। एवरेज बोला है लेकिन 100 बच्चे हैं ना। एग्रीगेट मतलब शब्द का मतलब क्या हुआ, एवरेज। एवरेज वाला कौन सा है, ये है या ये है। तो हमें ये देखना पड़ेगा 87 और 100 इनके बीच में कौन से रेंज वाले बच्चे हैं। जो 10 से नीचे स्कोर किए हैं वो है, कितने हैं ये 13 है ना। ये 13 बच्चे क्या हैं 10 से नीचे स्कोर किए हैं, और ये क्या है 20 एंड अबव के लिए है, ठीक है। तो वो तो हमें चाहिए ही नहीं। हाँ 20, ये क्या है 20 एंड अबव है, तो इसे हमें इंक्लूड करना ही नहीं है, ठीक है। 10 एंड अबव, 10 के ऊपर और 20 के नीचे, ठीक है। तो वो कितने हैं 87 है। तो हमको पता है यही वो क्राउड है जो 20 के नीचे है ना। 10 के ऊपर है मतलब क्या 20 के नीचे है, तो वो गैप कितने का है 13 का। तो यही डेटा हमें चाहिए था, तो आंसर होगा 13। बस एक माइनस करके आंसर टिक करना था, और कुछ करना था इसमें नहीं करना था, लेकिन इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी था, है ना। अबव शब्द जब यूज़ करने लगे तो उसका क्या मतलब हो गया, करेक्ट। बढ़े नेक्स्ट में, ये बस समझने वाला चीज़ था, एक माइनस करके आंसर ठोकना था। ये तो तुम लोगों ने अभी किया नहीं है, डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, ये भी तुम लोग का भी हुआ नहीं है। और ट्रेन 900 स्पीड टाइम डिस्टेंस भी तुम लोग का हुआ नहीं है। अलजेब्रा ये वाला करो, अलजेब्रा कुछ लोगों का हुआ है यहाँ पे। जिनका अलजेब्रा हुआ है उनको ही करना ही है, कुछ है नहीं। ये देखो यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 7 है, मतलब 16 है मतलब 4 का स्क्वायर है, और ये 7 का स्क्वायर है। बट प्रॉब्लम है यहाँ पे ये 7 है, यहाँ पे 4 होना चाहिए था, यहाँ पे 7 होना चाहिए था, तब क्या इस पूरे चीज़ का स्क्वायर करते तो वो आ जाता, है ना। इस चीज़ का बोथ साइड अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं, 4 के जगह यहाँ पे 7 होता और ये 7 के जगह 4 होता, तो हमारे यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकलता, तो ये चीज़ निकल जाता, मिल जाता जो हमें निकालना था। तो कुछ नहीं, हमें पहले काम क्या करना है, ये 7 के जगह 4 लेके आना है। कैसे लेके आए, पहले तो 7 को हटाओगे, कैसे 7 को हटा सकते हैं, माइनस तो कर नहीं सकते, डिवाइड करेंगे। डिवाइड किससे करें, ऑब्वियसली 7 से करेंगे, तभी ये इसको 7 से डिवाइड करेंगे तभी ये 7 हटने वाला है। तुम्हारा अचानक मन हुआ 7 से डिवाइड कर सकते हैं, एक साइड तो होगा नहीं, कर रहे हो तो सब जगह करो, इंटू इसको लिखता हूँ इंटू 1/7। 7 से डिवाइड मतलब क्या, इंटू 1/7। इधर भी हुआ तो इधर भी होगा और इधर भी होगा, एक जगह करके तुम निकल नहीं सकते, करना है तो सबको करो। तो ये 7 कन्वर्ट हो गया 1 में, लेकिन हमको 1 तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए क्या 4 वहाँ पे चाहिए। तो 4 के लिए क्या करें अब, इंटू 4 कर देते हैं, इंटू 4, तो इंटू 4/7 इंटू 4/7। तो बेसिकली एक स्टेप में तुमको करना चाहिए कि इंटू 4/7 करेंगे तो यह 7 चला जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या करेंगे, इंटू 4/7 करेंगे, 4 कट जाएगा, नीचे में 7 आ जाएगा। ये क्वेश्चन को ऐसा ही सेट किया जाता है कि तुम इधर अगर ला सको 7 के जगह 4, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी 4 के जगह 7 आ जाएगा। ऐसा सेट करके ही क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। तो ये चेंज होके क्या हो गया, 4b माइनस 1/7b इक्वल टू, ये 7 कट आएगा 4,
ये पहला स्टेप है, ये हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं करना। बोथ साइड स्क्वायर अगर हम लोग करें तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दे तो a स्क्वायर दिया हुआ है देखो 16b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1/49 b स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस 2ab होता है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2a क्या है 4b और b क्या है 1/7b इक्वल टू 16। अब हमें ये पार्ट चाहिए, यही चीज हमें खोजना है ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो इसको हम लोग छुएंगे नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब बाकी सब चीज को उधर भेजेंगे। अब पहले उधर भेजने से पहले हम लोग अगर कुछ कट करना है तो कट कर देते हैं, बी भी कट आएगा ना। 2 × 4/7 कितना होता है? इधर तो 16 था ना, दिस थिंग इज इक्वल टू 16, ये वाला पूरा चीज को उधर भेजेंगे। बी भी कट चुका है, 4 2 जा, क्या बोल रहे हो? 2 × 4 × 1/7, तो 2 × 4 × 1 कितना होता है? 80 होता है, डिवाइडेड बाई 7 है, तो -8/7 है ना यहाँ पे बेसिकली। अच्छा, ये 8 और 16 को कट कर दूं? माइनस है वो प्रॉब्लम नहीं है, इसके पास और एक टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म है, ये एक टर्म ये एक टर्म, तो तुम यहाँ का 8 को उसके 16 के साथ नहीं कट कर सकते। इधर पूरा एक टर्म रहेगा सिंगल टर्म, उधर भी एक सिंगल टर्म रहेगा, तभी कट कर सकते हैं। और टर्म का मतलब होता है जो आपस में प्लस माइनस से सेपरेट ना हो, सिंपल भाषा में समझ लो। ये आपस में प्लस माइनस से सेपरेटेड है ना, ये रहा माइनस साइन, तो ये टर्म नहीं है। अगर ऐसा होता 8/7b इक्वल टू 16, यहाँ पे सिंगल टर्म है, कोई भी प्लस माइनस से सेपरेट नहीं हो रहा है, अब काट सकते हैं। बात समझ में आया? यहाँ पे 2 टर्म्स है, एक टर्म एक्चुअली 3 टर्म्स है, 1 2 3, यहाँ पे भी तो प्लस है, नहीं काट सकते ऐसे डायरेक्ट 8 और 16। क्या कर रहा था मैं? -8/7 को उधर भेजना था, वो उधर जाके +8/7 हो जाएगा। ऑप्शन देख के पता चल रहा है क्या कुछ? 7 है, अच्छा 2 जगह डिनोमिनेटर में 7 है। 16 7 जा, प्रज्वल बताएगा। 16 7 जा 32, कितना? 102, 122, 112 प्लस 8 120/7, यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ था, बस उसमें से 8 हटाना था। टेबल नहीं याद है ना, तो तुम कितना पीछे जाओगे पेपर सॉल्व करते समय पता लग रहा है। अगर तुम सोचते ही रह गए कि मल्टीप्लाई करके कितना होता है टेबल में 16 7 जा, तब तुम बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ये। मैं प्लस नहीं बोल रहा हूँ कि अगर तुमने टेबल याद कर लिया तो प्लस हो गए, नहीं याद किया तो बहुत पीछे जाओगे, ये पक्का है। बात समझ में आ रहा है? तो टेबल याद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे भी याद था जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन याद करना है ना, निकल जाता है दिमाग से, लेकिन बार बार याद करना है, ठीक है। और मैंने जैसे बोला था याद करने को, वैसा याद करना है, रिवर्स में भी याद करना है। 112 पूछूं तो तुम खुद बताना चाहिए उधर से 18 7 जा होता है। मैं 18 7 जा नहीं पूछूंगा, मैं पूछूंगा 112, तो तुमको बोलना 18 7 जा। 91 17 3 जा, वो मैं भी गलत बोल रहा हूँ, कितना 13 7 जा। 51 17 3 जा, तुमको उल्टा खुद से बताना है। समझ में आया? ये क्या कंडीशन आ गया, ये अच्छा ही है। ये तुम लोग का हुआ नहीं है, ज्योमेट्री ये भी है, ये भी नहीं हुआ है। ये देखो शॉपकीपर वाला, मॉनसून डिस्काउंट चल रहा है, बताओ कौन सा बेटर है? देखो जब भी ये बाई इतना गेट इतना फ्री जब भी देगा ना, एक बात याद रखना, दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। नहीं,
एक लाइन क्या मैं बोला इंपॉर्टेंट याद रखना है, दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। फ्री के जगह तुम शब्द क्या यूज करो, डिस्काउंट। बात याद रहेगा, फ्री शब्द कभी भी यूज नहीं करना है, यूज क्या करना है, डिस्काउंट। बाई 3 गेट 4 फ्री, कितने खरीदे तुमने, कितने, अभी बोला ना फ्री कुछ नहीं है, 7 खरीदे। अभी तो बोला कि फ्री कुछ नहीं है, सिर्फ डिस्काउंट है। तो कितने खरीद लिए टोटल, 7। डिस्काउंट कितने का मिला, 4 का डिस्काउंट मिला। तो ये डिस्काउंट है, ये मार्क प्राइस है। कितने खरीदे, 4, सॉरी 7, तो वो हो गया तुम्हारा मार्क प्राइस। कितने का डिस्काउंट, 4 का, तो ये हो गया तुम्हारा डिस्काउंट परसेंटेज। ये बाई 5 गेट 6 फ्री, कितने खरीदे, 11, कितना का डिस्काउंट, 6 है ना, 6 फ्री है। पढ़ गए तुम लोग, उल्टा क्यों बता रहे। 4/7 का यहाँ पे डिस्काउंट, विच स्कीम हैज द मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। 1/7 मतलब कितना डिस्काउंट होता है, कितना परसेंट होता है, वाह 1 पॉइंट, डायरेक्ट बोला था ना परसेंटेज का याद रखना। 1/7 मतलब क्या होता है, 14.28। 1/11 मतलब क्या होता है, 9.09%। हाँ तो ये कब, ये याद है ना। तो 9 6 1/11 होता है 9.09%, तो 6 टाइम्स उसका क्या होगा, 9 6 54.54, ऐसा परसेंटेज है कि ये डिस्काउंट। ये डिस्काउंट क्या होगा, 1/7 कितना होता है 14.28, तो 14 का 4 टाइम्स, 14 4 प्रज्वल, 14 4 56, उसके बाद ये भी 4 टाइम्स होने वाला है। तो तुमको कैलकुलेट नहीं करना, देखो यहाँ पे तुम 54.54 हो रहा था, वहाँ पे 56 के ऊपर जा रहे हो, इतना तो पता है। तो डिस्काउंट बेटर कौन सा है, ये बेटर डिस्काउंट है। समझ में आया, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करना है तुमको, ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। फटाफट ऑप्शन ठोको, आगे बढ़ो। इसमें कुछ नहीं था, ये भी देख के करने वाला क्वेश्चन है। मैक्सिमम क्वेश्चन देखोगे ओरली कर सकते हैं, खास करके प्री के क्वेश्चंस। ये क्या है, डीआई का आ गया। पढ़ लो एक बार अच्छे से कि द फॉलोइंग बार चार्ट रिप्रेजेंट्स द ग्रॉस अमाउंट इन रुपीज लैक्स एंड टोटल कॉस्ट इन लैक्स ऑफ ए फर्म, ठीक है। तुमको अच्छे से पता होगा ये सब, है ना। कॉस्ट ये है, कौन सा वाला कॉस्ट है, टोटल है, ग्रॉस अमाउंट है, ग्रॉस अमाउंट एंड टोटल कॉस्ट इन लैक्स ऑफ ए फर्म। टोटल कॉस्ट, अच्छा ये वाला टोटल कॉस्ट है ना, ये वाला, ये कॉस्ट प्राइस है, और ये ग्रॉस अमाउंट है, मतलब कितना उसको आ रहा है। सीपी एसपी, सीपी एसपी, ये सीपी मतलब ऐसे ऐसे कट किया वाला पार्ट सीपी, ठीक है। डेटा समझ में आया, अब करना कुछ नहीं है। ऐसे ये भी देख लेना, इधर पैसा है, इधर ईयर है, 1 2 3 4 4 ईयर्स का दिया हुआ है। इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25%, व्हाट शुड बी द ग्रॉस अमाउंट हैव बीन, व्हाट शुड, इंग्लिश थोड़ा यहाँ पे सही नहीं है, व्हाट शुड हैव बीन द ग्रॉस अमाउंट इन 1920 इफ द टोटल कॉस्ट रिमेन द सेम, ठीक है। कॉस्ट अगर रिमेन द सेम, कॉस्ट क्या है यहाँ पे 1920, जैसे ही तुमने डेटा देखा उसमें दिया है 1920, तुमको ये बाकी डेटा से मतलब नहीं है, एक ही तुमको चाहिए 1920। इसमें बोला अगर कॉस्ट सेम रहेगा, 6500 है ना, ये 6500 ही लग रहा है, ठीक है। 6500 अगर है वो सेम रहेगा,
कॉस्ट, ठीक है। लेकिन तुमको प्रॉफिट कितना करना है, 25% प्रॉफिट करना है, तो उसका ग्रॉस टोटल क्या होना चाहिए, तो तुमको 25% बढ़ाना है, तभी तो तुम्हारा आएगा। तुमको क्या 25% चाहिए कि 125% चाहिए? 125 चाहिए। तुमको सिर्फ प्रॉफिट नहीं चाहिए, तुमको प्रॉफिट ऐड करने के बाद टोटल आता है, तो मतलब वो 100% कॉस्ट प्राइस प्लस 25% तुम्हारा प्रॉफिट, 125% तुमको चाहिए। तो 125% मतलब क्या, 25% बढ़ाना, तो सीधा 6500 को तुमको 125% चाहिए, तो 125 से मल्टीप्लाई कर दो। 125% मतलब क्या होता है, 125/100। यूनिट डिजिट में 5 है, एक ही का 5 5 जा, यूनिट डिजिट में क्या आने वाला है, 5 आने वाला है, तो एक ही ऑप्शन में है, मल्टीप्लाई करने का भी जरूरत नहीं था। समझ में आया? कितना टाइम लगेगा ये काम करने में? 2 मिनट चाहिए। बस इतना लिखना है, उड़ाना है, ये भी लिखने का जरूरत नहीं है, तुमको पता है 6500 है, इसको मुझे किससे 6/5 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी 5/4 से मल्टीप्लाई करना है। 125/100 कितना होता है, कट के 5/4, ठीक है। हे प्रभु, ये क्या है, 6/4 कैसे बोल रहा है, ये कटेगा 4 बार में, ये कटेगा 5 बार में ना, 5/4 से मल्टीप्लाई करना है ना, या फिर ऐसे भी 125/100 भी करोगे तो दिख रहा है यहाँ पे जीरोस कटे आएंगे और 5 5 यूनिट डिजिट ऐसे ही पता चल रहा है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। हाँ ये देखो, in what time will 10,000 at 4% per annum produce the same interest at 8,000 does in 4 years at 5% simple interest? ठीक है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि 10,000 रुपये 4% करके कितना टाइम लगेगा, टाइम पूछा है ना, हाँ, कितना टाइम लगेगा, तो वो बराबर होगा किसके, प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बराबर होगा 8,000 रुपये 4 बार 5%। अगर तुमको सिंपल है, देखो सिंपल इंटरेस्ट जब मैं कराऊंगा तुम तो ऐसे ही देख के आंसर बता दोगे। हमें क्या करना है, बस कॉस्ट प्राइस के टर्म्स में, या फिर मैं प्रॉफिट एंड लॉस को क्या बोला था, कॉस्ट प्राइस के टर्म्स में सोचते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में तुम सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल के टर्म्स में सोचोगे। बात समझ में आया? सिंपल इंटरेस्ट मतलब होता है कुछ परसेंटेज ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है। अमाउंट मतलब भी होता है कुछ परसेंटेज ऑफ द प्रिंसिपल। हमेशा रिलेशन प्रिंसिपल के साथ होगा, जिस तरह प्रॉफिट एंड लॉस में हर रिलेशन कॉस्ट प्राइस के साथ होता है, उसी तरह सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल के साथ रिलेशन होगा। तो हमें पता है 5% मतलब क्या, 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस या फिर 5% ऑफ प्रिंसिपल तुमको मिलने वाला है, ठीक है। 5% करके 4 बार मिलेगा तुमको, 4 साल, कितना परसेंट मिलेगा, 20%। तो 20% तुमको 20% तुमको मिलने वाला है। किसका मिलेगा 20%? 8,000 का। 8,000 का 20% कितना होता है? 8,000 का 10% कितना होता है? 800। तो 20% होगा 1,600। बताया था 10% कैसे निकालते हैं, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, दिख नहीं रहा है तो 10% के लिए इधर लगाते हैं, एक प्लेस लेफ्ट की तरफ जाते हैं 10% के लिए। तो 10% हो गया 800, तो 20% हो गया 1,600। इतना काम मेंटली कर सकते थे, दिस इनटू दिस 20%, उसका 20% मेंटली हमने 1,600 सोच सकते थे। इसका 1,600 कितना होगा, कितना परसेंट होगा? इसका 10%, 1% कितना है 100, तो 1,600 कितना परसेंट होगा? 16%। हमको पता है कि इसमें से जो वैल्यू निकला है वो इसका 16% होगा। 4% करके उसको मिल रहा है हर साल। 16% मिलने में कितना टाइम लगेगा उसको? बस टिक किया, निकल गया, ठीक है। 4 हो गया आंसर। कौन सा 5?
यूज किया ना इसको, 5 इंटू 4 20% इसको मिलने वाला है टोटल 8,000 पे, तो 20% का वैल्यू हमने निकाल लिया है 1600। ये 1600 के बराबर होना चाहिए इसका इंटरेस्ट, मतलब इधर से भी 1600 मिलेगा इंटरेस्ट के तौर पे, तो ये 1600 इसका कितना परसेंटेज है 16%। हमें पता है 4% करके हर साल मिलने वाला है, कितना टाइम लगेगा उसको 16% मिलने में, 4% से डिवाइड कर दिया। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे ना तो और मजा आएगा, प्रिंसिपल के टर्म्स में सब कुछ हम लोग प्रिंसिपल के टर्म्स में सोचते हैं, ठीक है। सेम चीज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर्स में भी करते हैं। आगे बढ़े। अ मैन अबाउट दिस दिस दिस, ये वाला भी किया था, जिसका टाइम एंड वर्क हुआ है ये करो। कुछ नहीं है, a man, a boy and a woman can finish a piece of work in 10 days, 15 days and 30 days. Men, boys and women, इसको हम लोग पता है 10, 15, 30, कितना होगा टोटल वर्क, क्या पकड़ू? 30 क्यों? सबसे बड़ा है तो पकड़ लो उसको, और भी कुछ नहीं। हाँ इससे भी डिवाइड होता है, वो इससे भी डिवाइड हो जाएगा। तो टोटल वर्क हमने पकड़ लिया 30, एफिशिएंसी इसका हो गया 3, 2। यही सब जीवन का तकलीफ है। चेक नहीं कर रहा था मैं, जनरली मिस्टेक किया, ध्यान नहीं दे रहा था। ठीक है, 3, 2, 1, ये इनका क्या है? एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी के बारे में ही पूरा चैप्टर है। उसके बाद इन हाउ मेनी डेज कैन द वर्क बी फिनिश बाय अ मैन, अ वुमन एंड अ बॉय व्हेन ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर। तीनों मिलके काम करेंगे तो एफिशिएंसी क्या होता है? आपस में जुड़ जाता है। तो 3 + 2 + 1 6 आया, सही बोला। तो 6 से इसको डिवाइड करना है, कितना आएगा? 5 आंसर। ये डायग्राम ड्रॉ करना जरूरी था क्या मेंटली? अगर हाँ तो तेरे लिए है तो प्रैक्टिस नहीं किया इसलिए ना। प्रैक्टिस करेगा तो इतना मेंटली हम लोग होल्ड कर सकते हैं। हमको पता है इन तीनों का एलसीएम पकड़ना है कितना? 30। बस डिवाइड करके 3, 2, 1 आएगा, ये ऐड करना है। तो कंबाइंड एफिशिएंसी 6 हो गया। 6 से 30 को डिवाइड करेंगे, आंसर 5 है। बढ़े नेक्स्ट। ये ट्रिगो का है। ट्रिगो तुम लोगों ने किया नहीं है, ये अलजेब्रा किया है तुम लोगों ने। ये देखो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं अलजेब्रा में। क्या है इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं है। क्वेश्चन इक्वेशन दे दिया और वैल्यूज भी दे दिया, x 4 और y -1 डाल दो और जीवन का आनंद उठाओ। ठीक है, कुछ नहीं है, बस पुट करना है। बस साइन का गलती मत करना, है ना। करा भी नहीं था मैं, करना एग्जाम में करना, यहाँ पे नहीं, ऐसे ही टाइम जाएगा। तुम्हारा x का कोई वैल्यू नहीं है, उससे दूर रहो। अब y में चलो। 4 नंबर्स हैं ये सब। देखो लास्ट क्लास में ही कराया था ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, है ना। 4 नंबर्स है, आपस में क्या है? प्रोपोर्शन में है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y क्या होता है इन सब में? अच्छा चौथा नंबर है। 3 नंबर्स है, 1, 2, 3। कौन सा रिलेशन आएगा? a/b = c/d। तो बस लिखेंगे क्या? 39/117 = 17/y। इसी ऑर्डर में लिखेंगे क्योंकि इस ऑर्डर में दिया हुआ है ये a b c d ऐसा करके। बस इसको सॉल्व करना है। कितना आएगा? कितना? कट करो ना पहले, क्रॉस करने से पहले। अगर कट होता है तो कट करो। 13 के टेबल में आता है ना 117, 39 आता है 3 जा 117, 9 जा। अच्छा 3 से डायरेक्ट कट कर देते क्या? 3। अच्छा ओके ओके ओके, भावनाओं को समझ गया तेरा। y इधर जाएगा, 3 उधर जाएगा। तो 3 17 3 जा 51, थोड़ी देर पहले ही बताया था, है ना। 51 देखो तो तुमको रिवर्स में बताना है कितना होता है। 17 3 जा। पिछला वाला करना है क्या? पिछला वाला वैल्यू पुट करना था बस।
समझ में आ रहा है ना? अप्रोच ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है, तभी क्वेश्चंस फटाफट होंगे। रेडियस दे रखा है 4.2, इसका तो मैं एक शॉर्टकट बताऊंगा, उड़ जाएगा ये जब हम लोग मेंसुरेशन करेंगे तो, ठीक है। ये है a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू बता दिया 16, देखो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू बता दिया 16, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू बता दिया। ये डायरेक्ट फॉर्मूला था जो अलजेब्रा का शीट में तुमको दिया था, क्या था वो? इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस प्लस 2 इंटू, फॉर्मूला क्या था? इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस प्लस 2 इंटू दिस, ये होता है फॉर्मूला। सीधा फॉर्मूला का एप्लीकेशन तुमसे पूछ लिया, ठीक है। तो हमें क्या पता करना है? बस वो पता करना है। तो इसका स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256, उसमें से ये 90 जाके उधर जाके माइनस कर देगा, विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दिस होल थिंग, है ना। इसको x पकड़ लेते हैं, बस हो गया। 90 इसमें से माइनस होगा तो होगा 166, 166 डिवाइडेड बाई 2, 83 ऑप्शन में। सिंपल एप्लीकेशन है, कुछ नहीं। देखिए क्लास 10 का सिलेबस है और कुछ है भी नहीं तुम लोग का, ठीक है। तो फटाफट सिलेबस करो और उड़ाओ, मॉक्स लगाओ, आराम से एग्जाम निकलता है। बता क्या पूछ रहा था? ये देख 90 इसमें से माइनस होगा, कितना बचेगा? नहीं 66 नहीं, इधर देखना 166, ये 2 जाके उधर फिर डिवाइड करेगा ना, तो 166 डिवाइड बाई 2, 83 आंसर है। समझ में आया? एग्ज़ाम इजी है, लेकिन सिलेबस ख़त्म करके मॉक लगाना ही सबसे इम्पोर्टेंट काम है, ठीक है। बाकी सब कुछ इजी है, सिलेबस ख़त्म ही नहीं कर पाते पहली बात तो 70-80% बच्चे, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में फॉर्म फिल करके पहुंच जाते हैं। तो टेंशन नहीं लेने का क्राउड को देख के। ट्रिगो तुम लोग का हुआ नहीं है, 2 स्पीड टाइम डिस्टेंस भी हुआ नहीं अभी। रिमाइंडर इसका ये वाला हुआ है, देखो तुम लोग का नंबर्स पूरे कराए हैं, देख के लगेगा कि क्या ही पूछ लिया है कि when the remainder क्या बोला है, what will be the remainder when this whole thing is divided by 266, ठीक है। रिमाइंडर क्या होगा? देखने में बहुत स्कैरी लग सकता है, लेकिन हमको एक सिंपल कॉन्सेप्ट पता है कि 6 डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर क्या होगा? बता कितना रिमाइंडर होगा? 6 डिवाइड बाई 7, चलो चार कैसे बोला तुम्हें? तो मस्त कॉन्फिडेंस से बोला, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा अरे 6 रिमाइंडर ही रहेगा ना यार। रिमाइंडर क्या होता है? डिवाइजर से छोटा होता है, तो 6 ही रिमाइंडर है। डिवाइड करने के बाद भी नहीं आए तो पॉइंट में बोल रहा था क्या? तो 0.0 तो पॉइंट समथिंग तो बोल पहले। नहीं वो रिमाइंडर नहीं है, वो क्या है? वो वैल्यू है इसका, वो रिमाइंडर नहीं हुआ। रिमाइंडर हो गया कि डिवाइड करने के बाद क्या बच जाता है, ठीक है। वो सिंपली तूने पूरा डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर तूने नहीं खोजा, ठीक है। इसका रिमाइंडर क्या होगा? 6 होता है। या फिर मैं अलग एग्जांपल लेता हूँ तुमको क्लैरिटी पहले लाने के लिए। 1 मिनट, 7 + 6 13/7, रिमाइंडर क्या होगा इसका? चलो अब तो थोड़ा बताओ। हाँ बताता हूँ, पहले इसका बताओ। 6 है रिमाइंडर, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? रिमाइंडर 6 है। देखो रिमाइंडर कैसे पता करते हैं? ये जो डिवाइजर है ना, जितने उसमें से 7 निकल सकते हैं वो निकाल देते हैं, उसके बाद जो बच गया उसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। बात याद रहेगा? जैसे 100 डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर खोजना है, तो जितने भी 7 है इसमें से हम लोग निकाल लेंगे। 13 7 जा 91, 13 8 जा
तो ज़्यादा हो गया ना, 104 पे चले गए। तो 13 7 से 91 पे क्या था, जितने भी 7 थे उसमें एक साथ है 91 में कितने टाइम्स, 13 टाइम्स, वो निकल गए तो 91 निकल गया, तो रिमाइंडर क्या बचा, अरे क्या बोल रहा हूँ, 13 7 से 91, 13 14 7 मैं बोलना चाहता था, सॉरी। 14 7 कितना होता है, 98, 98 होता है ना, अरे यार 14 7 से 98 होता है ना। जितने भी 7 थे इसमें से हम लोग एक साथ निकाल देंगे, 14 ठो इसमें 7 है, वो पूरे के पूरे निकल जाएंगे, तो 98 पूरा इसमें से निकल गया, बच क्या गया 2, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो 2 है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर। तुम लोगों ने बचपन से आज तक सिर्फ पॉजिटिव रिमाइंडर के बारे में ही सुना है, ठीक है, लेकिन हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं नेगेटिव रिमाइंडर का। अगर 2 पॉजिटिव रिमाइंडर है और डिवाइजर 7 है तो 7 इसमें से माइनस कर देंगे, मतलब 2 में से 7 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा और एक रिमाइंडर -5। इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव रिमाइंडर। ये तुम लोगों ने नहीं सुना होगा जो क्लास नहीं किया है नंबर सिस्टम का, रिमाइंडर थ्योरम का। पॉजिटिव रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर, ठीक है, ये तो तुम लोग बचपन से सीखे हो। ये क्या हो गया, हम लोग अब नया सीख रहे हैं, क्या कि ये जो रिमाइंडर है इसमें से अगर डिवाइजर को माइनस करोगे तो जो बचता है उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव रिमाइंडर। तो यहाँ पे 13 का रिमाइंडर क्या है 6, और इसका पॉजिटिव रिमाइंडर 6 है, नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा -1। ठीक है, अभी डिटेल में उतना नहीं बता रहा हूँ, बस इसका आंसर बताता हूँ। देखो ये इसलिए बताया कि ये जो है ना इसके मल्टीपल से एक कदम दूर है ना, या फिर मैं जो 6/7 बता रहा था ना एग्जाम्पल शॉर्टकट में, वो क्या है कि एक स्टेप दूर है, तो रिमाइंडर क्या है, एक तो 6 दिख रहा है लेकिन दूसरा रिमाइंडर क्या है, एक कितने कदम दूर है, ये 14 से कितने कदम दूर है, 7 का मल्टीपल है ना 14, कितने कदम दूर है, एक कदम दूर है, तो हमने लिखा -1। 7 का कौन सा मल्टीपल है जो 100 के जस्ट ऊपर है, 15 7 105, 105 है, तो 105 से ये कितना -5 दूर। उसी तरह 6 कितना दूर है 7 के मल्टीपल से, 7 खुद एक मल्टीपल है ना, पहला मल्टीपल 7 का खुद कौन है 7 है, तो कितना कदम दूर है -1 कदम दूर है। तो हम लोग इसका एक पॉजिटिव रिमाइंडर तो हम लोग 6 बोल सकते हैं, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर इसका क्या होगा -1। तो इस बात को अगर समझ गए हो नेगेटिव रिमाइंडर वाला बात अगर समझ गए हो तो ये क्वेश्चन सेकंड्स में होगा। 266 से कितना कदम दूर है, रिमाइंडर क्या होगा -1, तो ये है -1 to the power 4081 + 9/266। देखो कितना छोटा कर दिया एक बार में। 265 को हमने क्या लिखा -1 रिमाइंडर के तौर पे, ठीक है, -1 to the power 4081 क्या होगा, -1 होगा कि +1 होगा, देखो अगर -1 है, तुम एक बार अगर तुमको कंफ्यूजन हो तो एक बार स्क्वायर करके देखो, -1 इंटू -1 क्या होता है +1, अगर क्यूब करके देखो +1 हो गया, और एक बार इंटू -1 होगा अगर क्यूब हो रहा है तो फिर क्या साइन हो जाएगा -1। तो जब भी ऑड पावर रहता है 1 3 5 7 तब क्या -1 ही रहता है, लेकिन अगर इवन पावर हो 2 4 6 8 तो वो क्या पॉजिटिव साइन हो जाता है। ये तो ऑड पावर है तो ये क्या रहेगा नेगेटिव साइन ही रहेगा, -1 ही रह जाएगा। देखो पावर भी चला गया, +9/266, -1 + 9 कितना होता है, कितना होता है 8/266, यही है रिमाइंडर। 9 क्वेश्चन में दिया है, समझ में आया कैसे होता है, सेकेंड्स का क्वेश्चन है, लेकिन तुमको कॉन्सेप्ट बस पहले से अप्रोच पहले से पता होना चाहिए, तभी सेकेंड्स का क्वेश्चन है। इसीलिए सिलेबस खत्म करना बहुत ज़रूरी है फटाफट।
ठीक है। और जो तुम लोग को मैक्सिमम बच्चों को पता नहीं होता है कि तुम लोग को एक इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा रहा है, ठीक है, 20% करके। पढ़ाई अगर कर रहे हो ना तो तुमको एक टाइम का इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा रहा है 20% करके। बहुत हाई इंटरेस्ट रेट है। किस टर्म्स में? कि सिलेक्शन कैसे होगा। अगर तुम 20% के तौर पे अगर टाइम उधार ले रहे हो, तो अगर तुम फटाफट अगर सिलेबस ख़त्म करते हो, मान लो 4 महीने में कर लेते हो, तो तुम्हारा सिलेक्शन भी चलो 1 साल के अंदर हो जाएगा। लेकिन यही अगर सोचो तुम 4 महीने की जगह 1 साल के लिए इसको अगर 20% पे ऐसे इंस्टॉलमेंट में अगर तोड़ते गए ना, कि मतलब 1 साल हम पढ़ेंगे और फिर हम सिलेक्शन लेंगे, तो तुम्हारा सिलेक्शन 1 साल के जगह 4 साल हो जाएगा। क्योंकि ये 20% जो हम लोग नहीं देखते हैं, क्योंकि हम लोग छोटा छोटा मेहनत करेंगे ना, तो इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा तुम लोग को। बात समझ में आ रहा है? तो जितना जल्दी सिलेबस ख़त्म करोगे उतना जल्दी सिलेक्शन होगा। जितना स्लो करेगा उसका डबल ट्रिपल इम्पैक्ट पड़ता है तुम्हारे सिलेक्शन पे। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये होता है कि अगर तुमने थोड़ा थोड़ा सिलेबस करके किया आस्ते से आराम से, तो तुम आराम से रिकैप नहीं कर पाओगे। जब बीच में पहुंचोगे तो पीछे का भूल जाओगे, क्योंकि 6 महीने पहले का 7 महीने पहले का याद तो नहीं रहेगा। बहुत सारा रिवीजन लगेगा, बहुत सारा मेहनत लगेगा पूरा चीज़ को रिकैप करने में। बात समझ में आ रहा है? तो फटाफट सिलेबस ख़त्म करोगे तभी ये जो हाई इंटरेस्ट चार्ज होता है ना, टाइम हमारा, ये टाइम है, तो तुमको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो फटाफट सिलेबस करो तभी फटाफट सिलेक्शन होगा। नहीं तो अगर स्लो जितना करोगे उसका ट्रिपल 4 टाइम्स इफेक्ट पड़ेगा तुम्हारे सिलेक्शन पे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। इसका एक प्राइमरी एग्जांपल ये है, तुम ये चीज़ सीखे, ठीक है, फर्स्ट क्लास में सीखे, फर्स्ट तुम्हारा लेक्चर था पहला चैप्टर का, उसमें सीखे, लेकिन 6 महीने बाद तुमको ये याद रहेगा। लेकिन अगर तुम 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट किए तो तुमको ये सब दिमाग में फ्रेश रहता है। बात समझ में आया? यही 20% का मैं बात कर रहा हूँ। आगे बढ़े तो फटाफट करो और मॉक लगाओ और सिलेक्शन लो। स्लो जाओगे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा। जितना स्लो जाओगे सोचोगे 4 गुना मेहनत लगेगा और टाइम भी 4 गुना लगेगा। आगे बढ़े, चलो हो गया 25 क्वेश्चंस हमारा। 25 क्वेश्चंस करने में कितना टाइम लगेगा अगर सही से प्रैक्टिस रहा? 12 से 12.5 मिनट। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे क्वेश्चंस को तुमको करना है। हम लोगों ने जो ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री जो तुमने किया नहीं है वो मैंने स्किप किया, स्पीड टाइम डिस्टेंस नहीं किया, वो स्किप किया। वो सब भी होंगे फटाफट, लेकिन तुम्हारा सिलेबस बढ़िया से होना चाहिए। ठीक है, तुमको पता होना चाहिए क्या स्किप करना है। बात समझ में आ रहा है ना? तो स्किप करेंगे जो एक लाइन से ज़्यादा लगने वाले हैं सॉल्व करने के लिए, उनको फर्स्ट राउंड में स्किप करेंगे। जो देख के हो सकता है, तुमने देखा बहुत सारे क्वेश्चंस देख के हो सकते हैं, 50% क्वेश्चन तो देख के ही हो सकते हैं, उसको फर्स्ट राउंड में उड़ाना है। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट पेपर में। इंग्लिश तो सब कर पाओगे। लिली लिवर्ड, नॉट ब्रेव। नॉट ब्रेव, लिली क्या होता है? एक फ्लावर का नाम है। तू अपने लिली के बारे में सोचने लगा क्या? ये है क्या? एक स्पीड का करेंगे एक। तुम लोगों ने किया नहीं है स्पीड का, फिर भी एक कराता हूँ। देखो सिंपल है, जब भी सर्कल में भागे तब देखो क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। पढ़ो क्वेश्चन को। एक रेस हो रहा, इन ए रेस अराउंड ए सर्कुलर साइक्लिंग ट्रैक, ठीक है,
ऑफ 75 किलोमीटर का है सर्कल, ठीक है। राइडिंग, टू साइकिलिस्ट आर राइडिंग एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आफ्टर व्हाट टाइम विल दे मीट एट द पॉइंट फ्रॉम वेयर, है ना ये, फ्रॉम वेयर दे स्टार्टेड द जर्नी, देयर जर्नी। मान लो यहाँ से भागना शुरू करते हैं, साइकिल है, ठीक है, चलाते हैं, भागते नहीं। तो एक बंदा भाग रहा है 30 के स्पीड पे, एक बंदा भाग रहा है 25 के स्पीड। क्वेश्चन ये नहीं बोला कि ये पकड़ेगा कब एक दूसरे को, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन में ये बोला कि वापस दोनों एक साथ किसी ना किसी टाइम पे दोनों एक साथ यहाँ पे चलाते चलाते स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिलेंगे, कभी ना कभी तो मिलेंगे। वो टाइम क्या है, ठीक है। क्वेश्चन जो है 2 सेकंड का भी नहीं है, ठीक है। पढ़ने के बाद 2 सेकंड का नहीं, ये नहीं कि देखा, आगे पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद 2 सेकंड का, ठीक है। करना क्या है कि रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्या कि मान लो तू भाग रहा है 30 पे, मैं भाग रहा हूँ 25 पे, मैं तुझे कभी क्या पकड़ सकता हूँ? अरे कभी नहीं पकड़ सकता। तो 30 पे भाग, सर्कल में नहीं भाग रहा अभी हम लोग, ठीक है, स्ट्रेट भाग रहे हैं, कभी उसको नहीं पकड़ सकता। वो 30 पे भाग रहा है, मैं 25 पे भाग रहा हूँ, तो लेकिन अगर मैं 25 पे भाग रहा हूँ और वो 30 पे भाग रहा है तो वो मुझे पकड़ सकता है। क्यों पकड़ सकता है? 30 के चलते 25 के चलते कि वो डिफरेंस है 5 का, उसके चलते वो 5 का डिफरेंस है, इसलिए वो मुझे पकड़ सकता है। अगर वो डिफरेंस नहीं होता तो वो मुझे कभी नहीं पकड़ पाता। वो 25 पे है, मैं 25 पे हूँ, मैं थोड़ा सा आगे था तो वो जीवन भर भागते रहेगा, मेरे पीछे उतना ही गैप रहेगा। बात समझ में आया? तो वो जो गैप है ना, वो मैटर करता है कि वो डिस्टेंस को कवर कर पाएगा कि नहीं, है ना। गैप कितने का है? 5 का गैप है, और कितना डिस्टेंस आपस में है दोनों के बीच में? तो 75/5 5 के स्पीड पे जा रहा है ना, साइकिलिंग ट्रैक है, हाँ। तो 75/5 कितना? 15। क्या ये क्या है? डिस्टेंस है। और ये कितना है? ये क्या है? रिलेटिव स्पीड है। तो ये 15 क्या है? आवर है, आवर है। तो पकड़ना होगा ना, तो 15 घंटे में उसको पकड़ लेगा। कहाँ पे पकड़ेगा ये नहीं पता। बात समझ में आ रहा है? तो तुमको अगर बोलता कितनी देर में उसको पकड़ेगा, तो सीधा क्या करते, गैप कितने का है? 75 किलोमीटर का गैप है इन दोनों के बीच में, क्योंकि एक बार स्टार्ट किया तो वापस उसको पकड़ने के लिए 75 किलोमीटर उसको एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ेगा, तब उसको आपके पीछे से पकड़ सकता है। हाँ वो भी पूछ सकता है, कौन से लैप में पकड़ेगा ये भी पूछ सकता है। मैं क्या बता रहा था कि डिस्टेंस का गैप इतना है, डिस्टेंस मतलब गैप इतना है, 75 को 5 का ही स्पीड है, उसके चलते ही पकड़ेगा। कितना टाइम लगेगा? 15 घंटे लगेंगे पकड़ने में। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, ये 15 घंटे कब पकड़ेगा? कहीं पे भी पकड़ सकता है उसको, हमें ये नहीं पता। हमें पकड़ना कहाँ पे है? एग्जैक्टली यहाँ पे पकड़ना है, ठीक है। तो वो एग्जैक्टली यहाँ पे पकड़ेगा क्या? आगे में पकड़ेगा। देखो एग्जैक्टली यहाँ पे ही पकड़ेगा। क्यों पता है? क्योंकि यहीं से 75 शुरू हुआ था, ठीक है, इसीलिए वापस आके इसी पॉइंट पे पकड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? ऐसे उसको तो क्रॉस करने के लिए कहीं पे भी क्रॉस कर सकता है, लेकिन 75 किलोमीटर का सर्कुलर ट्रैक है और 75 किलोमीटर पे ही हमने उसको ये किया है, इसलिए हमारा आंसर क्या होना चाहिए कि यहीं पे जो स्टार्टिंग पॉइंट था वहीं पे पकड़ रहा है। तो आंसर हो गया क्या हमारा? 15। बस ये इतना ही करना था, ठीक है।
एक मिनट, डिवाइड बाई, ठीक है। नेक्स्ट में चले, ये भी देखो, वो तो 2 सेकंड का क्वेश्चन था, ये बताओ ये कितने सेकंड का होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ेंगे और टाइम एंड वर्क में क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हम लोग सॉल्व करते हैं, अलग से वेट नहीं करते। क्या है, P इज 2 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन Q, तो मैंने लिखा P Q, मैं यहाँ पे टाइम लिखता हूँ, यहाँ पे टाइम लिखता हूँ, लेकिन यहाँ पे हम लोग पता है कि ऐसे डायग्राम बना के एफिशिएंसी लिखते थे, तो थोड़ा सा गैप दे के एफिशिएंसी में लिखते चलूँगा, क्योंकि डायग्राम के हिसाब से मुझे नहीं पता कि आगे क्वेश्चन कैसा टर्न ट्विस्ट लेगा, लेकिन डायग्राम के हिसाब से यहाँ पे एफिशिएंसी थोड़ा नीचे करके मैं लिखता था, बोल के वैसा मैं लिखता चलूँगा। क्या 2:1, P इज 2 टाइम्स एज मोर एफिशिएंट देन Q, तो मैं ऐसे लिखते चलूँगा। ये लाइन भी बाद में मैं बनाऊंगा, इनिशियली नहीं बनाऊंगा। P इज एबल टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, चलो ये भी बता दिया, ये 40 है, अच्छा सॉरी पूरा नहीं पढ़ा, 40 डेज लेस देन Q, ठीक है, मतलब इन दोनों का गैप 40 का है, ठीक है। वर्किंग टुगेदर द होल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क इज, कितना टाइम लगेगा अगर दोनों मिलके काम करें, वर्किंग टुगेदर, तो वो ये पूछा है एफिशिएंसी, ये 3 क्यों ड्रॉ कर दिया, ये जो एफिशिएंसी 3 होगा जब P प्लस Q एक साथ काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, ये पूछा है डायरेक्ट। डेटा से विजुअलाइज कर पा रहे हो, P दिया, Q दिया, 2 दिया, 1 दिया, यहाँ पे 3 हो जाएगा कंबाइंड एफिशिएंसी, ये हमने खुद से किया क्योंकि ये बोला वर्किंग टुगेदर। बस हमें यहाँ पे पकड़ना क्या था, टोटल वर्क कुछ हमें चाहिए, वो हम लोग पकड़ नहीं पा रहे, ना इसका टाइम दिया ना इसका टाइम दिया है ना, उसी का टाइम का एलसीएम लेके हम लोग यहाँ पे टोटल वर्क पकड़ते थे, वो हम लोग अभी कर नहीं पा रहे, और गैप दिया है 40 का। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस सेंस में कि जब भी प्लस माइनस में टाइम देने लगे, क्योंकि ये क्या बोला है 40 डेज लेस, कहाँ गया वो लाइन, 40 डेज लेस देन Q, तो ये प्लस माइनस में दिया, तो हमें वहाँ पे क्या बनाना पड़ता है, हमेशा इक्वेशन बनाना पड़ता है, ठीक है। तो इक्वेशन बनाते हैं, इसका किस, अच्छा पूछा क्या है, कुछ भी है, चलो चलो इसका टाइम को हम लोग पकड़ लेते हैं Q, तो इसका टाइम हो जाएगा 40 प्लस Q, P का टाइम ही ज़्यादा था ना। अच्छा दोनों में कौन ज़्यादा एफिशिएंट है, P is 2 times more efficient than Q, नहीं नहीं तब गलत डाल दिया ना, इसका टाइम कम होना चाहिए, इसका एफिशिएंसी ज़्यादा है, लेस देन Q, अच्छा लेस देन Q है, इसका Q है तो Q माइनस 40 डाल देते हैं, या फिर इसको P पकड़ोगे तो Q प्लस P प्लस 40 पकड़ो, बात समझ में आ रहा है ना। तो बस इसका इक्वेशन बनाते हैं, 1/Q प्लस 1/Q माइनस 40 इक्वल टू कितना है, टुगेदर, अच्छा एफिशिएंसी तो बताया ना यार, ऐसे ही है ना, डायरेक्ट ही कर लेना चाहिए था एक्चुअली, टाइम एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है किसका, P और Q का 2:1, तो टाइम का रेशियो क्या होगा P और Q का, बताओ। वर्क तो हम लोग को पता है कांस्टेंट है हमारा, एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 है, चैप्टर का नाम है वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, और यही फॉर्मूला, एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 है, वर्क कांस्टेंट है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, हाँ उल्टा होगा, 1:2, तभी तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2:1 तो वर्क भी कांस्टेंट रहेगा। बताया था ना कि एफिशिएंसी और टाइम का रिलेशन क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, उल्टा होता है, तो टाइम 1 होगा इसका, तो इसका 2 यूनिट टाइम होगा, इन दोनों का गैप कितना दे रखा है 40,
एक यूनिट है, लेकिन वो किसके बराबर है ये एक यूनिट? 40 आवर्स के बराबर है। तो एक यूनिट का बराबर होता है 40 आवर्स, तो 2 यूनिट का मतलब 80 आवर्स। तो इस बात को लिख देते हैं। ये हो गया क्या? ये क्यू हो जाएगा, क्यू हो जाएगा 80, तो ये हो जाएगा 40। एलसीएम क्या पकड़ लूँ? 80 पकड़ लिया। देखो मैच कर रहा है, 2 एफिशिएंसी 1 है ना। कंबाइंड एफिशिएंसी 80 बाई क्या 120 बता रहा है, 80 बाई 3 ना। क्या बोल रहा है? P प्लस क्यू 120 लिख दूं क्या? अरे ये टाइम हम लोग ऐड नहीं कर सकते ना, एफिशिएंसी ऐड कर सकते हैं। इस एफिशिएंसी से इसको डिवाइड करना होता है ना। क्या बोल रहे हो? राउंड टू द 8। ये एफिशिएंसी 3 है, ये टोटल वर्क कितना है 80। टाइम क्या होगा 80 बाई 3 कितना होता है? 26.666। 26.66 ऐसे कंटिन्यूस चलता रहेगा। ये हो गया अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। 26 भी था, 27 भी था, पास में कौन है? ठीक है 27। समझ में आया? इस टाइप के क्वेश्चन में हमने क्या किया कि एफिशिएंसी का रेशियो यूज करके टाइम का रेशियो निकाला है, उससे हमने गैप देखा, डेटा डाला, आंसर निकाला। ठीक है, इसको लिख लो, ये अच्छा था थोड़ा। प्रीवियस क्वेश्चन में यही एक थोड़ा टाइम एंड वर्क में ठीक ठाक क्वेश्चन था। इक्वेशन के थ्रू भी जा सकते थे, बट वही रेशियो बनाना पड़ता, Q माइनस 40 और Q का 1:2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते थे। ठीक है, जनरली क्या होता है कि हम लोग जब भी वैल्यू प्लस माइनस देखते हैं हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं, तो इक्वेशन ऐसे बनता। ठीक है, उससे अच्छा है कि तुम अगर देख रहा है कि बिना इक्वेशन के रेशियो भी यूज़ करके हम लोग गैप को यूटिलाइज कर सकते हैं, 40 के गैप को, तो रेशियो से भी कर सकते हैं। 80/3 कैसे है? टोटल वर्क 80 पकड़ा, ये बात समझ में है? ये 3 क्या है? कंबाइंड एफिशिएंसी है, दोनों एक साथ काम करे तो। ये 3 है क्या? एफिशिएंसी है। ये क्या है? टोटल वर्क है। तो टाइम निकालना है कि P प्लस क्यू को टाइम कितना लगेगा, तो एफिशिएंसी को वर्क से डिवाइड करेंगे तभी तो टाइम निकलेगा। तो इस एफिशिएंसी को वर्क से डिवाइड किया 80/3, तभी तो टाइम निकला 26.66। यहाँ पे भी वही था ना, अगर देखो एफिशिएंसी को वर्क से डिवाइड करोगे तभी तो 40 आ रहा है। यहाँ पे एफिशिएंसी 1 है, उसको डिवाइड किया तभी तो 80 आ रहा है। हो गया लिखना, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो परसेंटेज का है, सिंपल है, चुनाव करवाना है और आंसर बताना है। एक इलेक्शन है, तुम लोग इसको ट्राई करो, सिंपल है। बस एक चीज़ हिंट दूंगा कि जो भी पढ़ते जा रहे हो ना उसको डेटा में, हम लोग डायग्राम डेटा में उसको लिखने की कोशिश करो, अपने आप क्वेश्चन होगा। ठीक है, ट्राई करो।
मैं टाइमर लगाता हूँ, 1 मिनट का टाइम देता हूँ। डेटा डायग्राम बना दोगे तो आराम से आंसर निकल के आएगा। लिखते चलो, ज़्यादा सोचो मत क्वेश्चन को देख के, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते लिखोगे तभी आएगा। जो जो इम्पोर्टेंट डेटा है उसको लिखते चलो। करे डायग्राम बनाने की कोशिश किया? कहाँ है डायग्राम तेरा? ऐसे ऐसे नहीं बनता है। तू ऐसे क्यों, ऐसे कॉन्डिसेंडिंग वे में तू है, ऐसे क्यों कर रहा? देखो डायग्राम कैसे बनता है। हम लोग को क्वेश्चन पढ़ के पता है क्या कि कुछ वोटर लिस्ट है, ठीक है, उसमें मान लो 100% लोग हैं, उसमें से 2% पहले वोट डालने गए ही नहीं वोट डालने, ठीक है। जो बाकी 98% गए, बोल सकते हैं ना 98% बाकी गए, उसमें 500 का वोट्स, 500 लोगों का वोट्स ऐसे इनवैलिड है, तो उस 500 को क्या कर दूं? 98 में से माइनस कर दूं, 98 माइनस 500 लिख दूं। 100% मान लो, 100% मान लो पहले वोट था, करेक्ट, 100 लोग थे, उसमें से 98 लोग वोट डालने गए, ठीक है, इसमें से 500 लोग का वोट इनवैलिड है, तो लिख दो क्या 98 माइनस 500? गलत लग रहा है देख के ही, क्या करूं तो ठीक लगेगा? प्रोटेक्ट करना, इसलिए मैं क्या बोला, परसेंटेज क्या है? खुद एक रेशियो है, परसेंटेज, परसेंट पर 100। हर बार हम लोग जब भी परसेंटेज बोल रहे हैं हमेशा 100 के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कोई भी कंपैरिजन एक रेशियो होता है, ठीक है। तो इसको प्रोटेक्ट कैसे करें? x x, बात समझ में आया? 100x टोटल वोटर लिस्ट था, 98x उसमें से पार्टिसिपेट करने गया, उसमें से 500 इनवैलिड निकले, तो ये टोटल दिस माइनस दिस, ये है क्या? वैलिड वोट से। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोलता है? दो कैंडिडेट ही हैं इस चुनाव में, ए डिफीटेड बी बाई 200 वोट्स, इनमें से 2 जन को ही वोट मिलेगा, ए बी। ए कितने से वोट से इसको हराया? 200 वोट्स। किसके पास 200 वोट्स ज़्यादा है? इसके पास, इधर 200 वोट्स ज़्यादा है, इसके पास 200 वोट्स कम है। उसके बाद बोलता है, देखो डायग्राम मैंने कैसे बनाया क्वेश्चन पढ़ के, सबसे ऊपर ये लिखा, फिर ये लिखा, उसके नीचे 2 लाइन खींचे ए और बी लिखा, फिर उन दोनों का गैप 200 लिखा, इसी को बोलते हैं डेटा डायग्राम, ताकि क्लियर कट इमेज तुम्हारा रहे कि तुमने क्या पढ़ा, क्या डेटा तुमने एक्सट्रैक्ट किया है। इससे समझ में आ रहा है ना कि तुमने क्या डेटा अभी तक पढ़ा है।
उसके बाद बोलता है इफ 43% ऑफ द पर्सन इनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट, ठीक है, वोटर लिस्ट कास्टेड द वोट इन द फेवर ऑफ ए, तो 43% ए को वोट कर रहे हैं। कौन 43%, ये कि ये वैलिड वोट्स में से? कौन बोला ये बात? तुम्हारा अंतरात्मा। पढ़ना क्वेश्चन को, क्या बोला? वोटर लिस्ट ये है कि ये है? 100x है ना वोटर लिस्ट, तो यहाँ पे क्या लिखूं? 43x लिख दो। इस बात को लिख सकता हूँ ना इस बात को? यहाँ पे 200 का गैप है, इसको कितना मिला होगा वोट्स? 57x, और ये 500 वोट्स और 2% वोट्स वो कहाँ गए? अगर यहाँ पे मैं 57x लिख दूं तो ये जीत नहीं जाएगा चुनाव? यहाँ पे 43 मिल के वो जीत रहा है, तो जितना नहीं चाहिए ना उसको, कम से कम तो 50 से ज्यादा चाहिए, तो यहाँ पे 57 कैसे लिख देगा? तब तो ये चुनाव जीत जाएगा। क्या करें बताओ? अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल कास्टेड वोट्स? कौन सा टोटल कास्टेड वोट्स कौन सा है? खोजना क्या है हमें? ये वोट्स कास्टेड कितने हैं? ये है कि दूसरा कुछ है? नहीं है, 98x ये है कास्टेड वोट्स। इसमें से इनवैलिड कितने हैं? 500। इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। 100x फिर 98x फिर 90x माइनस 500, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ए और बी में, इसको मिल रहा है 43x, इसको हम लोग 57 नहीं लिख सकते हैं, नहीं तो ये जीत जाएगा। इसको मिला कितना होगा? 43x माइनस 200, ये बात लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ? फोन में क्या देख रहा है? किसका मैसेज था? देख इधर, ध्यान दे, वो सब बाद में करना। यहाँ तक डेटा समझ में आया ना? अब हमें निकालना है 98x को, टोटल कास्टेड वोट्स कितने थे, तो हमें पता है 98 कास्टेड थे। वो ये नहीं पूछा कि इनवैलिड वोट्स हटा दो, कास्ट तो किए थे ना 98 लोगों ने वोट जाके, 98 उसमें से, तो हमें कुछ ना कुछ करके x का वैल्यू निकालना है। बात समझ में आ रहा है? अब क्या इसमें से इक्वेशन बनाओ या फिर क्या रिलेशन से x का वैल्यू निकलेगा? x का वैल्यू निकलेगा तो 98 से बस मल्टीप्लाई करना है। बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। पूरा डेटा डायग्राम हमने बना दिया। देखो ऑब्वियसली इसको सॉल्व करने के लिए हिंट दे देता हूँ, इसको सॉल्व करने के लिए तुमको एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा 100%। वो सोचो कि क्या इसमें इक्वल कर सकते हैं ताकि x का वैल्यू उसमें निकल जाए। सोचो इसको। फोर्टी थ्री एक्स इक्वल टू, हाँ वैसे जा सकता है, सही बताया। देखो यहाँ पे हमें क्या है, ये एक हमने अप्रोच लिया कि हमने 100x को लिखा यहाँ पे 43x, ठीक है, और इसको लिखा 43x माइनस 200 उसके अकॉर्डिंग। लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमने लिखा क्या कुछ?
ये 98x माइनस 500 है, ये 43x है। इसी में से तो वोट्स दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हुए, और कहीं से हुए हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये वैलिड वोट्स हैं जो कास्ट हुए हैं, है ना। तो दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस होना चाहिए, यही हिंट था, है ना। बोला था उसको मत बताओ, मुझे बताओ, तब मैं समझ सकूं कि हाँ तुमने बोला था। देखो 98 माइनस, तो b को और एक तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि b में ये जो वैलिड वोट्स हैं इसमें से a के वोट्स हटा दें तो b का वोट्स निकल जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 98x माइनस 500, इसमें से माइनस करेंगे 43x। तो ये भी दोनों एक ही चीज को बता रहा है। ये 43 माइनस एक्स 200 ये b का वैल्यू है इसके रिलेशन में, और एक बार 43x इसमें से माइनस कर देंगे तो b का वैल्यू वापस आना चाहिए। तो ये दोनों रिलेशन क्या है, आपस में इक्वल है। तो बस इसको सॉल्व करना था, यही इस क्वेश्चन का मेन पार्ट था, यहीं पे दिमाग लगाना था। यहाँ तक तो हमने डेटा सिर्फ लिखा है, बात समझ में आया। तो ये हो जाएगा क्या, 43 एक जगह लिख देता हूँ, 43x माइनस 200 इक्वल टू 90x माइनस 500 माइनस 43x। 43x इधर जाके हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, कोई गलती तो नहीं है, 43x है मिला है, वो माइनस 200 है, ठीक है। 43x इधर आके ऐड होगा 86x माइनस 200, ये 500 है ना, माइनस 200 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस 300। अच्छा 98x भी है ना यहाँ पे, ठीक है। 86x माइनस 98x इक्वल टू माइनस 300। अब दोनों में माइनस हुआ तो बचा यहाँ पे कुछ कुछ भी बोलता रहता है, माइनस 12x इक्वल टू माइनस 300, और 12 ही है ना। अलग नंबर ले लिया तो खुद से अब नंबर भी ले रहा है क्या? 12 से कट करेंगे, इधर देख कितनी बार में कट होगा, 25, ठीक है। तो x का वैल्यू 25 निकला, हमें आंसर में खोजना क्या है इस चीज का, तो ये हो जाएगा कितना, दिस इज इक्वल टू 98 इंटू 25। 25 से अगर मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट लगता है तो 25 को हम लोग लिख सकते हैं 100/4, है ना। तो 100 से मल्टीप्लाई करना इजी होता है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 98 इंटू 100/4। तो 4 से काटना इजी होगा, कितना होगा 2, 8 कट गया, 18 में 4 और फिर 5, 2450 ऑप्शन में है राइट वन, ठीक है। ये एक समझने वाला अच्छा क्वेश्चन था। बस हमने किया क्या, सबसे इम्पोर्टेंट काम पहला कि डेटा को सही तरह से लिखो, उसके बाद दिमाग लगा के बस इक्वेशन एक बनाना था, उसको सॉल्व करके एक्स का वैल्यू हमने पुट किया, आंसर निकला, ठीक है। लिख लो इसको। a प्लस बी इक्वल टू, हाँ लिख सकते हैं ना, दोनों को ऐड करके कितना आएगा, कितना आ रहा है 86x माइनस 200 इक्वल टू 98x माइनस 500, वही हुआ ना वहाँ पे। कैसा भी इक्वेशन बना वही होगा। देखो वो क्या बोल रहा है, मैंने b को इक्वल करके इक्वेशन बनाया है, वो क्या बोल रहा है, इसको इक्वल करके इक्वेशन बना सकता हूँ। दिस प्लस दिस 43x प्लस 43x माइनस 200 इसके बराबर होना चाहिए, तो वैसे भी इक्वेशन बन सकता है। या फिर a को रिलेशन में लेके भी इक्वेशन बना सकते हो, 43x इधर है
और एक ए को लिखने का तरीका क्या होगा कि इसमें से इसको माइनस कर दो तो ए का वैल्यू आएगा, तो इक्वल टू वो चीज़ लिख सकते हो। 3 तरीके से इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्लास कंक्लूड करते हैं। आइडिया तो लग गया होगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे अप्रोच होना चाहिए, और हम लोग जो सीख रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। ठीक है, चलो लेट्स कंक्लूड इट। घर जाओ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के और बाकी क्वेश्चंस देखते रहना, और डाउट होगा तो लेके आना है।